नमस्कार और ये सेम इन्फो क्लब में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं लास्ट कुछ दिनों से कई सारे जिला सैनिक बोर्ड विजिट किया और इसका पर्पस यही था कि एक सर्विसमैन से डिस्कस करना। जो लोग आते हैं एक सर्विसमैन बहुत सारे प्रॉब्लम लेकर के, तो उनका क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे उन्हें मिल पाता है या नहीं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम मैंने लिस्ट किया जिसका समाधान जिला सैनिक बोर्ड से नहीं हो पाता है, क्योंकि उनका जो एसओपी है, जो ड्यूटी लिस्ट है, उसमें नहीं है। जो उनका ड्यूटी लिस्ट है, जो चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ है, वो तो करते ही हैं। इसलिए जिला सैनिक बोर्ड का अगेंस्ट में मेरा कोई शिकायत नहीं है। अब शिकायत किसी के अगेंस्ट में नहीं है, ये एक सिचुएशन है जो कि मैं आपका सामने डिस्क्राइब करना ज़रूरी समझता हूँ। बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो मैंने लिस्ट किया, उनमें से एक प्रॉब्लम है कि री एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड अवेयरनेस। देखिए, एक सर्विसमैन हर साल 55,000 के आसपास सोल्जर्स, एयरमैन एंड सेलर्स इंक्लूडिंग ऑफिसर्स रिटायर होते हैं, जिनमें से गवर्नमेंट का जो डेटा है, गवर्नमेंट का डेटा जो अभी कुछ ही दिन पहले राज्यसभा में एक डेटा पब्लिश किया था और वहाँ पे बताया गया था कि 2023 में लगभग 5,000 एक सर्विसमैन रीएम्प्लॉयड हुए थे। तो देखिए, 5,000 एक सर्विसमैन रीएम्प्लॉयड हुए थे, तो बाकी 50,000 कहाँ गए। और सिर्फ ही नहीं, पिछले का भी बैकलॉग है। तो जहाँ पे देखा गया कि लगभग टोटल अगर हम हिसाब जोड़े तो 10% एक सर्विसमैन को ही रीएम्प्लॉयमेंट मिल पाता है। पर कई सारे डिपार्टमेंट में, कई सारे जगह में यहाँ देखा गया कि एक सर्विसमैन कैंडिडेट चाहिए, पर वहाँ पे कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है, कोई अप्लाई ही नहीं करता है। ऐसे भी बहुत जगह दिखा गया। तो ये जो मिसमैच है, मिसकम्युनिकेशन है, इसका भी कुछ ना कुछ उपाय ढूंढना चाहिए। बात करेंगे आगे। दूसरा है, देखिए, एक सर्विसमैन जिनसे भी मैंने बात किया, पता लगा, और मोस्टली जो एक सर्विसमैन थे, जिसमें से 70% एक सर्विसमैन ऐसे मुझे मिले जो लोग अभी अभी रिटायर करके आए हुए हैं विदिन 1 ईयर। किसी का 2 महीना, किसी का 4 महीना, किसी का 6 महीना, किसी का 1 साल हुआ है, और वो आए थे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने, यानी कि आई कार्ड बनाने आए थे। तो उनसे जब पूछा गया कि हाँ सर, आप क्या कर रहे हैं अभी? बस रिटायर होके आए हैं, अभी जॉब ढूंढ रहे हैं। कैसे जॉब ढूंढ रहे हैं? वही एपीएन में एक कार्ड बनाया है, कभी कभी वहाँ फ़ोन करते हैं, और बाकी कुछ एजेंसी का नाम उन्होंने बताया, वहाँ पे जाते हैं, उनको भी बताया, और दोस्त लोगों को भी बता के रखा, कहीं पे कोई अगर वैकेंसी निकलता है तो मुझे बताना। तो मैंने पूछा, क्या यही आपका तैयारी है नौकरी पाने के लिए? तो उनका कहना, देखिए, अभी एज हो गया हमारा, किसी का 45 हो गया, किसी का 50 हो गया, अब हमें कौन नौकरी देगा। ये था, प्रॉब्लम था। अब इसका सोल्यूशन क्या? देखिए, इसमें से जो चीज मुझे पता लगा कि ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता है कि एक सर्विसमैन 59 ईयर्स एज तक नौकरी ज्वाइन कर सकता है। कितने ईयर्स तक? 59 ईयर्स। हाँ, कुछ एक जगह है जहां पे बताया जाता है कि इतने साल एज के बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं होगा, जिनमें से एक है बैंक। बैंक में 50 साल तक अब ज्वाइन कर सकते हैं। पर जहां तक मैंने देखा, 85% लोग बिलो 50 ईयर्स में ही रिटायर करते हैं। 50 ईयर्स के बाद रिटायर करने वाले लोग ओनली 15% होता है। तो मेजोरिटी लोग 50 ईयर्स से नीचे है। तो हम लगभग मान नहीं सकते हैं कि सब लोग बैंक के लिए भी एलिजिबल है, यानी कि आपके लिए एज कोई बार नहीं है। एसएससी में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एफसीआई, एसबीआई, बैंकिंग, पीएसयू, हर जगह में जहां पे टेक्निकल स्किल का जरूरत नहीं है, जहां पे आपको क्लरिकल या बैक ऑफिस असिस्टेंट लेवल का जॉब है, जहां पे आपको कोई हार्ड मेहनत नहीं करना होता है, जहां पे आपको कैप बेल्ट नहीं पहनना, रोज का दौड़ भागा दौड़ी, ये सब चीज नहीं है, वहां पे आप 59 ईयर्स तक आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे भी नहीं है कि मैं एलएमसी हूं तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगा। एलएमसी के लिए तो डिसेबल सोल्जर का अलग से कोटा है, वो भी आपको दिखाएंगे। आईबीपीएस में कोटा है,
SSC CGL में नहीं है, वहाँ पे एक सर्विसमैन टोटल एक कैटेगरी है। पर गवर्नमेंट का जो डायरेक्शन है कि डिसेबल्ड एक सर्विसमैन अगर है तो उन्हें प्रायोरिटी दिया जाएगा। जो भी हो, तो अभी कुल मिलाकर के जो कंक्लूजन जो मैं दे सकता हूँ कि एक सर्विसमैन का अवेयरनेस नहीं रहता है। पहली बात तो उन्हें यही अवेयरनेस नहीं है कि कहाँ कहाँ हमें जॉब मिल सकता है, और जॉब मिलने के लिए ऐसे नहीं है कि मैं गया वहाँ पे अप्लाई किया और मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, ऐसे भी नहीं होता है, ऐसे नहीं होता, कहीं नहीं होता है ऐसे। हाँ, ये अफसर्स के लिए है, वहाँ पे रीएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अफसर्स के लिए होता है, जो कि लेटरल एंट्री भी कह सकते हैं उनके लिए, कि वो आते हैं कर्नल रैंक में आया और लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक इक्विवेलेंट जो पोस्ट होता है सिविल में, वहाँ पे ज्वाइन कर लिया, कोई एग्जाम वगैरह नहीं देना पड़ता है। पर आप इतने भगवान नहीं, आप जैसे उम्मीदवार हो, आपको लड़ाई करके ही लेना पड़ेगा, यानी कि आपको प्रॉपर कंपटीशन फेस करना पड़ेगा सिविल से। जो लोग अभी 18-20 साल का जो लड़के पास आउट होके आ रहे हैं और SSC CGL CHSL MTS उसके बाद जूनियर इंजीनियर IBPS SBI FCI रेलवे रिक्रूटमेंट का बहुत सारे जो पोस्ट है, हर जगह में साल भर कई हजारों पोस्ट निकलता है और हर जगह में 10% वैकेंसीज एक सर्विसमैन के लिए है ही है, और उसमें कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि हर साल एक सर्विसमैन निकल कर आ रहे हैं जो बहुत से रिलीज होके आ रहे हैं। पिछले साल क्या है, उससे पिछले साल क्या है, जब तक उनकी एज रहता है वो अप्लाई करते रहते, तो बहुत टफ कंपटीशन है भाई। इसको अगर आपने बिट करना है कंपटीशन को, तो आपको प्रॉपर तैयारी करना पड़ेगा, कोचिंग लेना पड़ेगा। इसीलिए सभी एक सर्विसमैन जो भी आप रिटायर हो रहे हैं और जो भी रिटायर होने वाले हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं और आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि सबसे पहला काम जो है, आप रिटायर होने से कम एक साल पहले किसी न किसी एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। हर जगह में मोबाइल का सुविधा है, ऑनलाइन कोर्स आप ज्वाइन करके अपने समय पर आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, जो कि कोचिंग कर सकते हैं। या फिर आप अगर आपको लगता है कि मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है कि ऑनलाइन कोर्स में ज्वाइन करूं, तो मैं आपको सीधा सा एक नाम बता देता हूं, कैरियर पावर। ठीक है, कैरियर पावर इंस्टीट्यूट है, जो कि अड्डा 247 है, अड्डा 247 आप ढूंढ सकते हैं। बहुत कम पैसे में वहाँ पे आपको SSC IBPS रेलवे किसी भी जॉब के लिए आपको जो है कोचिंग मिलता है। ठीक है, यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। इतना भी अगर आप नहीं कर सकते, यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत सारे वीडियोस है, अड्डा 247 का ही है, बहुत सारे और भी बहुत सारे चैनल्स है। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, अड्डा 247 से मेरा कोई लिंक नहीं है, ठीक है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। तो मुझे अच्छा लगा और बहुत लोगों को फायदा मिला, इसलिए मैं उनका बात मैं कर रहा हूँ। तो एनीहाउ, तो आपका सबसे पहला काम ये होता है, अगर आप रिटायर होने वाले हैं या हो चुके हैं और आपको नौकरी चाहिए, तो सबसे पहला काम है यूट्यूब में ढूंढिए और एक सर्विस, और जहाँ पर भी वैकेंसीज निकालता है, जो भी मैंने आपको बताया, ये सब चीज़ों के लिए जहाँ पे पढ़ाया जाता है फ्री में पढ़िए, या फिर अड्डा 247 या इस तरह का बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग करवाया जाता है, वहाँ पे कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। और आपका दिमाग से ये जो भूत सवार है कि मेरा एज हो गया इतने साल, मुझे नौकरी नहीं मिलेगा कहीं भी, ये और मैं LMC हूँ, मुझे नहीं मिलेगा, ये भूत सबसे पहले निकाल दीजिए। ठीक है, ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। अगर ऐसे होता, मैं आपके सामने खड़ा नहीं होता आज। ठीक है, मैं भी LMC हूँ, तो मैं LMC में ही P3 में मैंने रिटायर किया था। ठीक है, तो मुझे जॉब मिला है, आपको भी मिलेगा। हाँ, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। SSC CGL, SSC CHSL, IBPS, बैंक, KV, FCI, टोटल 8 नौकरी, 8 अपॉइंटमेंट लेटर आज भी मेरे पास रखा हुआ है। ठीक है, मिलेगा आपको भी मिलेगा, क्योंकि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मेहनत की ज़रूरत है। आपको मेहनत करना पड़ेगा प्रॉपर वे में। अगर आप ऐसे सोचोगे ठीक है कहीं ना कुछ तो मिल ही जाएगा, ये जो कंसेप्ट है बिल्कुल गलत है भाई। कुछ ना कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, आप जब तक फाइट नहीं करोगे, compete नहीं करोगे, खुद को तैयार नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए प्रिपरेशन जरूरी है, और सबसे बड़ा जरूरी यह है कि किस एग्जाम में, किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह का सवाल पूछा जाता है, वो कहाँ से मिलेगा। वो भी देखिए, आज का आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है, आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब है और बहुत सारे जो है वेबसाइट्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा चीज़ें, पूरा सिलेबस सब कुछ दे देता है। तो एक बार मैं कंप्यूटर स्क्रीन में जाकर के मैं दिखाना चाहूँगा कि मेन जो एग्जाम्स है वहाँ पे क्या क्राइटेरिया है और कैसे आप अप्लाई करेंगे।
सो फ्रेंड्स सीधा चलते हैं हमारे स्क्रीन पे। देखिए ये है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो है वेबसाइट्स है, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि देखिए CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, ये हर साल निकलता है। बहुत सारे पोस्ट होते हैं यहाँ पे। मेनली CGL में आपका इनकम टैक्स का असिस्टेंट, ऑडिट एंड अकाउंट्स एंड CGA CAG ये सब डिपार्टमेंट में ऑडिटर एंड अकाउंटेंट का पोस्ट होता है। डिफेंस अकाउंट में ऑडिटर अकाउंटेंट का पोस्ट होता है। इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है। ठीक है, ये जो मेजर पोस्ट है। और भी है आपका पोस्टल डिपार्टमेंट में है PA का पोस्ट होता है। पहले ये CHSL में था, उससे पहले तो SSC में नहीं था। तो अभी कुछ ही दिन पहले 2-4 साल पहले अभी CGL में इंक्लूड हुआ है। वहाँ पे भी बहुत सारे वैकेंसीज होता है। तो ये सब वैकेंसीज में कहीं पे भी आप 59 ईयर्स तक अपॉइंट हो सकते हैं। 59 ईयर्स, ठीक है, ये आप बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लीजिए। SSC CGL CHSL किसी भी पोस्ट में अगर आपका एज 59 ईयर्स तक है, हाँ ये तो है कि एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है कितने साल, आप जितने साल सर्विस किया प्लस 3 ईयर्स, यही आपका एज रिलैक्सेशन है। तो ये एज रिलैक्सेशन और जो है मैक्सिमम एज परमिटेड फॉर द पोस्ट फॉर सिविलियन कैंडिडेट टोटल जोड़ करके अगर 59 ईयर्स भी है तब भी आपको मिलेगा। ठीक है, आप 59 ईयर्स आपका एज है तब भी आपको मिलेगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये सब जो आप देख सकते हैं CHSL है, स्टेनो का है। अगर स्टेनो जानते हैं, नहीं जानते तो सीख लीजिए, 1 साल में सीख जाएंगे। जूनियर इंजीनियर है जो कि टेक्निकल पोस्ट से रिटायर किए हैं, जैसे EME सिग्नल एयरफोर्स का जो टेक्निकल पोस्ट है वो लोग JEE के लिए कर सकते हैं। CAPF अगर आप स्टेप 1 हैं, ठीक है, और आप अगर RPF CISF RPF नहीं सॉरी CISF BSF इस तरह का जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। SI पोस्ट पे ज्वाइन कर सकते हैं। डायरेक्ट जो है इक्विवेलेंट टू नायब सूबेदार जो पोस्ट है वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। कांस्टेबल GD है, जो आप जो सोच रहे हैं कि वैकेंसीज वहाँ पे कम है, कांस्टेबल GD में 60-70 हज़ार वैकेंसी रहता है, तो यहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जिनको हिंदी एक सब्जेक्ट था, हिंदी एंड इंग्लिश ग्रेजुएशन में, वो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स रहते हैं SSC CGL का थ्रू, CHSL का थ्रू, और भी है MTS का है जो कि ग्रुप D इक्विवेलेंट पोस्ट है, पर वहाँ से प्रमोट होकर के आप आगे जा सकते हैं। तो ये सब जो है SSC का थ्रू है। और वही आप IBPS का भी देख सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। तो IBPS का भी हर साल निकलता है। यहाँ पे आप PO के लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि 35 ईयर्स मैक्सिमम एज है आपका। इस तो 35 ईयर से ज़्यादा ही होता है जब आप रिटायर करते हैं। तो बैंक क्लरिकल पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बैंक क्लरिकल पोस्ट है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसलिए मैं पेज को खोल के रखा, आप इसको पढ़ सकते हैं। एक सर्विसमैन हु डू नॉट पोसेस द अबव सिविल एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन शुड बी मैट्रिकुलेट ex-servicemen who have obtained the army special certificate of education or corresponding certificate in the navy। यानी कि आप अगर मैट्रिकुलेट है तब भी आप बैंक क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैट्रिकुलेट है क्योंकि आपका 15 साल सर्विस हो चुका है, तो आपको एक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट फौज से मिला हुआ है, वही काम आएगा। सिमिलरली SSC CGL के लिए भी, SSC का जितने भी पोस्ट है वहाँ पे भी आप, जहाँ पे एक्सेप्ट टेक्निकल पोस्ट जो है JEE के लिए नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है, JEE के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो अलग है। बाकी SSC CGL CHSL यहाँ पे आप अगर सिर्फ मैट्रिकुलेशन आपका डिग्री है, मैट्रिकुलेशन का बाद आपने पढ़ाई नहीं किया, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप 15 साल किए हैं मिनिमम, तो आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिला है, और इस सर्टिफिकेट का बेसिस पे आपको मिलता है ग्रेजुएशन का जो है डिग्री। तो दोस्तों ये जो डिग्री है, सर्टिफिकेट्स है, इसको आप जो है यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ करके आप ये सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और भी देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में भी इस तरह का पोस्ट है, और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का बहुत सारे वैकेंसी साल भर निकलता है। हर जगह में एक सर्विसन के लिए प्रॉपर वैकेंसी रहता है। यहाँ पे कैसे आप अप्लाई करेंगे आप देख सकते हैं कि rrbapply.gov.in। और यहाँ पे भी अगर ग्रेजुएशन मांगा जाता है, प्लेन ग्रेजुएशन, तो एनी स्ट्रीम ऑफ ग्रेजुएशन अगर मांगा जाता है तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर मैट्रिकुलेट है तब भी। ठीक है, बाकी जो HS लेवल का होता है, मैट्रिकुलेट लेवल का होता है, आप अप्लाई कर ही सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी, इसके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे हजारों ऐसे वैकेंसीज रहता है, पर आपका प्रिपरेशन नहीं रहता है, अवेयरनेस नहीं रहता है। वहाँ पे एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा,
ठीक है, किस तरह का टॉपलेस है, कंपटीशन कितना है, काटअप कितना है, वैकेंसीज कितना है, किस समय आपका ही निकलता है, ये सभी चीजें आपको ही ढूंढना पड़ेगा। यूट्यूब में हजारों लाखों ऐसे वीडियोस है, ढूंढ लीजिए, थोड़ा सा मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। मैं लास्ट ईयर एक जो है सर्वे चलाया था और 100 एक सर्विसमैन वेरियस सेक्टर से, बहुत सारे जगह से लोगों से मैंने इंटरव्यू किया और वहाँ पे देखा गया एक सर्विसमैन जो है ज़्यादातर क्या देखते हैं, जो ज़्यादातर जो है शॉर्ट्स देखते हैं यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में शॉर्ट्स देखते हैं। और क्या चीज़ देखते हैं, वही आपको मिलने वाला है हजारों लाखों रुपए, बल्ले बल्ले, इस टाइप के जो वीडियोस होता है ना, अब तो हो गया बल्ले बल्ले, आपको 1 रुपये में इतना हजार इतना लाख मिलेगा, बस यही वीडियोस दिन भर देखते रहते हैं, जो कि फालतू का चीज़ है बिल्कुल ही। ठीक है, जब आपको मिलना होगा ऑटोमेटिक ही मिलेगा, आपको कोई एक्शन, आप बताइए आज तक इतने सारे वीडियोस देखे हैं, आपको कोई एक्शन करने का जरूरत पड़ा कभी? नहीं पड़ा। जब आपको देना होगा पीसीडी अपने आप आपको देगा। ठीक है, आपको कोई भी एक्शन करने की जरूरत नहीं है। ओके, स्पर्श जैसे इंट्रोडक्शन हुआ था, अपने आप आपके पास आया हुआ है और हर चीज़ वहाँ पे स्पर्श का ही वेबसाइट में जो है हर चीज़ बताया गया, उनका ही यूट्यूब चैनल है, स्पर्श का ही है, वो आप देख करके आप जो है जो भी करवाइए आप कर सकते हैं। और जो काम का वीडियो है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सब वीडियोस नहीं देखना, काम का जो वीडियोस है आप देखिए, काम का जो चीज़ है वो देखिए, फालतू फालतू बल्ले बल्ले ये सब चीज़ देख करके अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, ये समय आप अपना प्रिपरेशन में दीजिए, प्रॉपर इंग्लिश सीखिए। इंग्लिश के लिए बहुत अच्छे अच्छे कुछ बुक्स का मैं रेफरेंस देना चाहता हूँ। नीतू सिंह जी का केडी पब्लिकेशन का देखिए, कंपेरेटिव इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश, कंपेरेटिव जनरल इंग्लिश, नीतू सिंह और केडी पब्लिकेशन, बहुत अच्छे बुक्स है, वो बुक्स आप ले लीजिए, चाहे आप सर्विस कर रहे हैं या रिटायर हुए हैं। इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। ज्यादातर केसेस में जाता है इंग्लिश एंड मैथ्स, ये दोनों कमजोर होता है एक सर्विसमैन का। मैथ्स के लिए RS अग्रवाल का बुक ले लीजिए, बेसिक पहले क्लियर कीजिए, फिर आगे जाकर के शॉर्ट ट्रिक के लिए हजारों लाखों बुक्स आपको मिल जाएगा मार्केट में, और बेसिक क्लियर करना है इसलिए RS अग्रवाल का मैथ्स का बुक आज ही ले लीजिए। और नीतू सिंह जी का केडी पब्लिकेशन का एक बुक है कंपेरेटिव जनरल इंग्लिश, ठीक है, इसका पार्ट 1 एंड वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ये दोनों ही आप ले लीजिए। तो ये सब चीजें जब करेंगे, जब थोड़ा सा एक स्टेप आप आगे जाएंगे, और भी बहुत सारी चीज अपने आप आपको पता लग जाएगा। ठीक है, इसलिए अवेयरनेस रखना जरूरी है, अवेयरनेस होगा तो आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही कोई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।